मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं। उस टाइम वो लड़का एक रूम में जाता है और उस रूम में 3 लोगों की डेड बॉडीज थी। वहाँ पर कुछ बुलेट्स भी गिरी हुई थी और वो वहाँ पर पड़ा बुलेट का एक कवर उठाता है और उसे देखकर वो अपने आप से पूछता है हु एम आई, और खुद ही आंसर करता है आई एम बेंजामिन, यानी मैं बेंजामिन हूँ। असल में ये लड़का यानी बेंजामिन बर्लिन का एक मोस्ट वांटेड हैकर होता है और इंटरनेट की दुनिया में इसका यही नाम होता है, यानी हु एम आई। इसके बाद बेंजामिन यूरोपोल के साइबर डिवीजन के ऑफिस में जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक फीमेल डिटेक्टिव से होती है। यहाँ वो डिटेक्टिव बेंजामिन से कहती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, तो अब बोलो क्या वजह थी, क्या काम था। अब बेंजामिन यहाँ पर कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोचता है कि मैं एक ऐसी दुनिया में फंस चुका हूँ जिसका ना तो कोई स्टार्ट है और ना ही कोई एंड है। और इसके बाद कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ बेंजामिन उस डिटेक्टिव को अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं बचपन से ही सुपर हीरो बनना चाहता था और मैं वो काम करना चाहता था जो किसी ने भी ना किया हो, यानी जो कोई कर ही ना सकता हो। जिस तरह बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन के पेरेंट्स को उनके बचपन में ही मार दिया गया, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास भी एक कहानी है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे फादर हमें हमेशा के लिए छोड़कर फ्रांस चले गए थे और फिर जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी मदर ने सुसाइड कर ली। जो मेरी दादी के फादर थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए। तो जाहिर सी बात है कि वो रशिया से खुद तो वापस कभी भी नहीं आए, लेकिन उनके जो साथी थे वो 3 बुलेट्स के कवर लेकर आए और उनको मेरी मदर ने हमेशा संभाल कर रखा एक छोटे से बॉक्स में। मेरी मदर के मरने के बाद मेरी दादी ने ही मुझे संभाला और मुझे बड़ा किया। इसके बाद ये कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ वो डिटेक्टिव बेंजामिन से कहती है कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही हो। तुम बस मुझे मिस्टर एक्स और फ्रेंड्स ग्रुप के बारे में बताओ। असल में मिस्टर एक्स एक ग्रुप जिसका नाम फ्रेंड्स ग्रुप था उसका मेंबर है और ये ग्रुप रशिया का सबसे फेमस हैकिंग ग्रुप है और इस ग्रुप में टोटल 4 मेंबर्स हैं। और जो मिस्टर एक्स है वो डार्क नेट की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, लेकिन मिस्टर एक्स के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, यहाँ तक कि किसी ने उसे देखा भी नहीं कभी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये डार्क नेट है क्या। असल में डार्क नेट इंटरनेट की वो दुनिया है जहाँ पर हर किस्म का बुरा काम होता है। यहाँ पर कोई भी किसी को भी ट्रैक नहीं कर सकता। इसके बाद बेंजामिन उस डिटेक्टिव से कहता है अगर आप मिस्टर एक्स को पकड़ना चाहती हैं तो मेरी बातों को गौर से सुनना होगा। वो बताता है कि मैंने 14 साल की उम्र में कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया, जहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम किसी सिस्टम को हैक किया और मुझे इंटरनेट की इस दुनिया का पता चला, यानी डार्क नेट का, जहाँ पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी काम में जीनियस हूँ। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया इंटरनेट पर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट की वो दुनिया जिसे डार्क नेट कहा जाता है, मैं वहाँ पर अपनी अलग ही पहचान बना रहा था। मैं दिन रात कंप्यूटर पर बैठा काम करता रहता था। अब वैसे तो यहाँ पर यानी इस दुनिया में बहुत सारे हैकर्स हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट था, जो मेरा हीरो था, वो सिर्फ एक ही था और वो था मिस्टर एक्स। क्योंकि मिस्टर एक्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो कहाँ से कहाँ पर बैठकर अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो सभी हैकर्स के लिए रोल मॉडल है। अब यहाँ पर हमें मिस्टर एक्स के 3 रूल्स भी पता चलते हैं। पहला ये कि कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है और इसीलिए आप हमेशा वही काम करें जो इम्पॉसिबल हो और साइबर की दुनिया पर इन्हीं साइबर स्पेस में एंजॉय करो, मस्ती करो। फिर बेंजामिन आगे बताता है कि मुझे पिज्जा डिलीवरी का काम करना पड़ता था और एक रात जब मैं पिज्जा डिलीवर करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स के पास गया तो वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा जिसका नाम मरी था। मरी कभी मेरे साथ ही पढ़ती थी और मैं उसे पसंद करता था। वो मेरी फ्रेंड भी थी, लेकिन उस टाइम उसने मुझे नहीं पहचाना। वो सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एग्जाम में मरी की तैयारी नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से वो फेल हो सकती थी और मैं मरी की इस चीज में हेल्प करना चाहता था ताकि मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं, उसके लिए सुपर हीरो बन सकूं। फिर मैं उसकी यानी मरी की हेल्प करने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में चला गया, जहां मैंने सर्वर को हैक करके क्वेश्चन पेपर को कॉपी कर लिया। लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और मैं पकड़ा जाता हूं। अब क्योंकि मेरा पहले से ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए मुझे 50 घंटे की कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई जाती है, जिसके लिए बेंजामिन को पूरे शहर की सफाई करनी थी। फिर बेंजामिन जब सफाई कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है और उसको भी सेम बेंजामिन वाली ही सजा मिली होती है। यहाँ पर ये आदमी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मैक्स है। यहाँ पर वो बेंजामिन से पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया जो तुम्हें ये सजा मिली। तब बेंजामिन बताता है कि मैंने एक यूनिवर्सिटी के सर्वर को हैक किया है। अब इससे वो आदमी मैक्स बेंजामिन से इम्प्रेस होता है। फिर मैक्स उसे शाम को अपने घर में होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है और उस पार्टी में वो लड़की मरी भी थी, यानी जो बेंजामिन की फ्रेंड थी
मरी और बेंजामिन उसे बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन यहाँ पर तो वो बेंजामिन को पहचानते ही नहीं और वो बेंजामिन से कहती है कि तुम तो वही हो ना, पिज्जा डिलीवरी वाले। यहाँ पर वो आदमी मैक्स बेंजामिन को अपने दो फ्रेंड से मिलवाता है और ये दोनों भी बेंजामिन की तरह हैकर्स ही थे, तो जाहिर सी बात है कि मैक्स भी एक हैकर ही था। यहाँ पर मैक्स का एक फ्रेंड बेंजामिन से कहता है कि मैक्स ने हमें बताया है कि तुम कंप्यूटर लैंग्वेज में और हैकिंग में काफी एक्सपर्ट हो, तो चलो आओ ये साबित करके दिखाओ। अब बेंजामिन सिस्टम पर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में पूरे शहर की लाइट्स ऑफ कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि पार्टी में बहुत शोर था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। अब पुलिस के आ जाने की वजह से वो सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब मैक्स और उसके फ्रेंड्स तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मरी और बेंजामिन एक साथ थे। अब यहाँ पर मरी को सब कुछ याद आ जाता है, यानी वो बेंजामिन को पहचान लेती है कि वो दोनों कभी फ्रेंड्स हुआ करते थे। इसके बाद ये चारों यानी बेंजामिन, मैक्स और उसके फ्रेंड्स एंजॉय करने के लिए एक गवर्नमेंट सेमिनार में जाते हैं और वहाँ हिटलर के ऊपर प्रेजेंटेशन चल रही थी। अब ये लोग वहाँ के सर्वर को हैक कर लेते हैं और जिस स्क्रीन पर हिटलर की प्रेजेंटेशन चल रही थी, ये वहाँ पर हिटलर की फनी वीडियोस बना देते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो वहाँ की सिक्योरिटी होती है उसे ये बात पता चल जाती है कि इस वैन में बैठकर कोई ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि सिक्योरिटी वाले इन्हें पकड़ पाते ये लोग वैन लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब कहानी वापिस से प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी जहाँ बेंजामिन उस डिटेक्टिव के सामने बैठा होता है। यहाँ वो डिटेक्टिव कहती है कि भला मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ। फिर बेंजामिन उस डिटेक्टिव को उसकी पर्सनल डिटेल्स बताने लगता है। वो बताता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले तुम्हारे सिस्टम को हैक करके तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। इसके बाद ही चारों मिलकर बेंजामिन की दादी के घर को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। ये लोग अपना एक ग्रुप भी बनाते हैं और ये लोग इस ग्रुप का नाम क्ले रखते हैं। उधर वो उस डिटेक्टिव को बताता है कि हम लोग हैकिंग की दुनिया में अपना नाम फैलाने के लिए एक के बाद एक बहुत सारी हैकिंग करते चले गए, जिससे हमारा नाम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैलने लगा। इन्हें हमारे ग्रुप का नाम और टीवी पर भी हमारे ग्रुप की न्यूज आने लगी, यानी क्ले ग्रुप अब वर्ल्ड वाइड होने लगा था। अब ये लोग अपने ग्रुप यानी क्ले ग्रुप के बारे में मिस्टर एक्स की राय जानना चाहते हैं, क्योंकि वो तो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, साथ साथ वो इनका रोल मॉडल भी है। फिर जब इंटरनेट पर मिस्टर एक्स से क्ले ग्रुप के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है, कौन क्ले ग्रुप, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब इस बात से मैक्स काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी ये रुकते नहीं और हार नहीं मानते और एक के बाद एक बहुत सारी हैकिंग्स करते चले जाते हैं। और फिर एक दिन इन्हें मिस्टर एक्स का मैसेज आता है, जो गवर्नमेंट एजेंसी की एक सीक्रेट फाइल होती है, जिसमें साइबर क्राइम कमीशन में मिस्टर एक्स ने रिपोर्ट की होती है, जिसमें वो कहता है कि क्ले ग्रुप कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, यानी ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। और यहाँ पर मिस्टर एक्स उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये लोग तो बच्चे हैं, इन्हें हैकिंग के बारे में कुछ नहीं पता। अब इस बात से चारों काफी परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बेंजामिन कहता है कि अब हमें कुछ बड़ा करके दिखाना चाहिए, हमें जर्मन सेंटर इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को हैक करना चाहिए। असल में इस बिल्डिंग को बहुत सारे हैकर्स ने हैक करने की कोशिश की होती है, लेकिन आज तक कोई भी इस काम में कामयाब नहीं हुआ है और अब इसीलिए ये चारों इस काम के लिए एग्री हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर बिल्डिंग का कचरा फेंका जाता है और वहाँ ढूंढने पर इन्हें कुछ फाइल्स मिल जाती हैं और इन फाइल्स में बहुत सारे ईमेल आईडीज होती हैं। ये उन ईमेल्स पर मैसेज करके सिक्योरिटी कोड हासिल कर लेते हैं और इस तरह से वो जर्मन सेंटर इंटेलिजेंस की बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहाँ बेंजामिन इनके सर्वर को हैक करके सारा डाटा कॉपी कर लेता है। साथ साथ ये वहाँ पर मौजूद सारे प्रिंटर्स को भी हैक कर लेते हैं, इसीलिए उन सभी प्रिंटर्स में से एक ही प्रिंट निकलता है जिस पर इनका लोगो बना हुआ था और एक लाइन लिखी हुई थी, क्ले वाज हियर, नो सिस्टम इज सेफ। अब बिल्डिंग को हैक करने के बाद ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ बेंजामिन दिखता है कि मैक्स और मरी एक साथ हैं। अब ये देखकर बेंजामिन को काफी बुरा फील होता है, क्योंकि वो तो मरी को पसंद करता है, इसीलिए वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और इसीलिए वो बिल्डिंग का चुराया हुआ सारा डाटा मिस्टर एक्स को सेंड कर देता है। नेक्स्ट डे बेंजामिन के साथी उससे मिलने आते हैं, जहाँ पर बेंजामिन मरी वाली बात पर मैक्स से लड़ने लगता है, लेकिन तभी टीवी पर न्यूज आती है कि कल रात जर्मन सेंटर इंटेलिजेंस के अंदर कुछ हैकर्स ने सीक्रेट फाइल्स को चुरा लिया है और साथ साथ उन्होंने एक आदमी को भी मार दिया है और ये आदमी फ्रेंड्स ग्रुप का मेंबर भी था और जर्मन सेंटर इंटेलिजेंस के लिए काम भी करता था और फ्रेंड्स ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन उस डिटेक्टिव को भी दिया करता था। असल में बेंजामिन ने जो फाइल्स मिस्टर एक्स को सेंड की थी, उससे मिस्टर एक्स को ये बात पता चल गई कि ये आदमी इन जो फ्रेंड ग्रुप का मेंबर है, असल में ये एक एजेंट है, इसीलिए वो फ्रेंड्स ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेक्टिव को दिया करता था। इसीलिए मिस्टर एक्स ने उसका मर्डर कर दिया और साथ साथ उन फाइल्स को भी वहीं पर छोड़ दिया, ताकि मर्डर ग्रुप का सारा इल्जाम क्ले ग्रुप पर लग जाए। हालांकि मर्डर तो मिस्टर एक्स ने करवाया था। अब इस बात से बेंजामिन के तीनों दोस्त काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो तो इस बारे में कुछ नहीं
जानते थे कि ये मर्डर किसने किया, क्यों किया और कैसे किया। इसीलिए वो बेंजामिन पर शक करते हुए उस पर चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि हमने भला क्या डिसाइड किया था कि हम सिर्फ कीबोर्ड प्रिंटर्स को ही हैक करेंगे, लेकिन देखो तुमने क्या किया, सब गड़बड़ कर दी और देखना अब हम सब फंसेंगे। तो बेंजामिन कहते हैं कि ये मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया बल्कि तुम सबके लिए किया है, ताकि हैकिंग की दुनिया में हमारा नाम हो सके। तो बेंजामिन कहते हैं कि अगर हमें बचना है तो हमें मिस्टर एक्स का पता लगवाना होगा, हमें जानना होगा कि उस चेहरे के पीछे असली चेहरा किसका है, क्योंकि मर्डर हमने नहीं मिस्टर एक्स ने किया है। अब खुद को बेकसूर साबित करने के लिए बेंजामिन मिस्टर एक्स से कांटेक्ट करता है, जिसके लिए इन लोगों को पब्लिक नेटवर्क का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर बेंजामिन मिस्टर एक्स से कहता है कि जो डाटा मैंने तुम्हें सेंड किया था, तुमने उस डाटा को रशियंस को बेच दिया, इसीलिए गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स ग्रुप और क्ले ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप कह दिया है। हम ये जानते हैं कि तुम फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबर हो और अब हम भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात जान पाते हैं कि मिस्टर एक्स असल में यूरोपोल पर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है। यूरोपोल असल में एक एजेंसी है और इसके बारे में मैंने आपको मूवी के स्टार्ट में भी बताया था। यहाँ पर मिस्टर एक्स बेंजामिन को एक चॉइस देता है और कहता है कि अगर तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें यूरोपोल के सिस्टम में एक ट्रोजन इंस्टॉल करना होगा। ट्रोजन असल में एक वायरस है और इसे हॉर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है और ये अपने असली कंटेंट को छुपाता है ताकि यूजर को बेवकूफ बनाया जा सके कि ये फाइल हार्मफुल नहीं है और ये लकड़ी से बने छोटे से घोड़े के जरिए काम करता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती बेंजामिन वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग यूरोपोल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, यानी जहाँ पर इन्हें उसी वायरस यानी ट्रोजन को इंस्टॉल करना है। इस कोशिश के दौरान मैक्स के हाथ पर चोट लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेंजामिन को विजिटिंग पास मिल जाता है और तब बेंजामिन उसे उठाकर पहन लेता है और वो गार्ड से कहता है कि अंदर मेरा वॉलेट रह गया है, मुझे उसकी जरूरत है, इसीलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। अब बेंजामिन अंदर जाता है और उस सिस्टम में ट्रोजन इंस्टॉल करके यूरोपोल के सर्वर पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। नेक्स्ट डे बेंजामिन वो ट्रोजन मिस्टर एक्स को देता है, लेकिन बेंजामिन ने इस ट्रोजन के अंदर एक और ट्रोजन लगा दिया होता है, जिसे मिस्टर एक्स जैसे ही उस सिस्टम में एंटर करेगा तो दूसरे ट्रोजन से पता चल जाएगा कि मिस्टर एक्स आखिर है कौन, वो कैसा दिखता है और वो कहां से अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है। लेकिन अनलकीली मिस्टर एक्स को इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो इस ट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करता और फिर वो बेंजामिन की वेब कैम से उसकी पिक्चर बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर रशियन माफियाज आ जाते हैं और ये वही रशियंस होते हैं जिन्हें मिस्टर एक्स ने वो डाटा सेल किया होता है और अब ये लोग बेंजामिन को मारना चाहते हैं। अब बेंजामिन वहाँ से भागता है और भागकर उसी होटल में जाता है जहाँ पर उसके तीनों फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बेंजामिन जब होटल के रूम में जाता है तो देखता है कि उसके तीनों फ्रेंड्स तो मारे गए हैं। अब ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी जहाँ पर बेंजामिन खुद से पूछ रहा था हु एम आई, और अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, यानी जहाँ पर बेंजामिन उस डिटेक्टिव को अपनी ये कहानी सुना रहा था। यहाँ प्रेजेंट में बेंजामिन उस डिटेक्टिव से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर मिस्टर एक्स को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरे सारे फ्रेंड्स को मार दिया है और अब वो मुझे भी मारना चाहता है। तो वो डिटेक्टिव उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम ये सब कुछ कैसे करोगे? तब बेंजामिन कहते हैं कि मैं मिस्टर एक्स के वीक पॉइंट पर अटैक करूंगा, यानी मैं मिस्टर एक्स के प्राउड को तोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रखना होगा। तो इस बात पर वो डिटेक्टिव उसकी बात मान लेती है, जहाँ पर बेंजामिन मिस्टर एक्स के प्राउड को तोड़ने के लिए डार्क नेट में ये फैला देता है कि मिस्टर एक्स गवर्नमेंट के लिए काम करता है, इसीलिए उसने उस एजेंट को मरवाया है, यानी जो फ्रेंड्स ग्रुप का मेंबर भी था और जर्मन सेंटर इंटेलिजेंस के लिए काम भी करता था, और ये डार्क नेट के लोगों की आइडेंटिटी रशियन को बेचता है। अब इस बात से मिस्टर एक्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो काफी हैरान होता है, इसीलिए वो पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। और अब यहाँ डार्क नेट की दुनिया में बेंजामिन खुद मिस्टर एक्स बन जाता है और सबको कहता है हेलो, मैं मिस्टर एक्स हूँ। अब इस बात से असली मिस्टर एक्स पूरी तरह से पागल हो जाता है और वो उस जगह पर आना चाहता है जहाँ पर बेंजामिन सबको ये कह रहा होता है कि मैं ही मिस्टर एक्स हूँ, लेकिन असली मिस्टर एक्स वहाँ पर नहीं आ पा रहा होता क्योंकि बेंजामिन ने वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई होती है और सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पर वो कभी भी नहीं आ सकता। अब इस बात से मिस्टर एक्स को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी को तोड़कर बेंजामिन के पास पहुंचता है और यहाँ आकर वो बेंजामिन की नकाब को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन तभी बेंजामिन खुद ही अपना नकाब हटा देता है और कहता है ये देख लो, मैं बेंजामिन हूँ, लेकिन अब मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम कौन हो। असल में यहाँ पर मिस्टर एक्स की आइडेंटिटी का पता चल जाता है, यानी ये एक अमेरिकन है जो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है। ये 19 साल का लड़का है और FBI इसे अरेस्ट कर लेती है। यहाँ वो डिटेक्टिव
बेंजामिन से कहती है कि अब तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हें एक नई जगह, एक नई पहचान मिल जाएगी। तब ये कहकर वो डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे बेंजामिन के हाथ पर चोट का निशान दिखाई देता है। और अब यहाँ पर उस डिटेक्टिव को शक होता है बेंजामिन पर, क्योंकि ये निशान वैसा ही था जैसा मैक्स के हाथ पर भी बना था। यानी जब ये लोग यूरोपॉल के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब वो डिटेक्टिव इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ से निकलती है और वहाँ से वो सबसे पहले बेंजामिन के घर जाती है और वहाँ पर उसे मेडिसिन के कुछ रैपर मिलते हैं। इसके बाद वो सीधा जाती है मरी के पास और वो उसे बेंजामिन की पिक्चर दिखाकर उसके बारे में पूछती है। अब पहले तो यहाँ पर मरी बेंजामिन को पहचान ही नहीं पाती, लेकिन जब वो उसे उसका नाम बताती है तो मरी पहचान लेती है। वो कहती है कि हाँ याद आ गया, ये मेरे साथी मेरे स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन बहुत साल हो गए हैं मैंने इसे नहीं देखा। इसके बाद वो डिटेक्टिव सीधा उस डॉक्टर के पास जाती है जिसने बेंजामिन की मदर का ट्रीटमेंट किया था। यह डॉक्टर उस डिटेक्टिव से कहता है कि बेंजामिन की मदर को मल्टीपल पर्सनैलिटीज डिसऑर्डर था और उसकी मदर के अंदर 4 पर्सनैलिटीज थी, इसीलिए बाद में उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया। तो वो डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछती है क्या ये बीमारी बेंजामिन में भी हो सकती है, जिस पर वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। फिर वो डिटेक्टिव बेंजामिन की दादी के घर जाती है, जहाँ पर उसे वही छोटा सा बॉक्स दिखता है जिसमें उसकी दादा के वर्ल्ड वॉर 2 के गोलियों के कवर रखे हुए थे। और अब यहाँ उस डिटेक्टिव को सारी बात समझ आ जाती है, इसीलिए वो सीधा बेंजामिन के पास जाती है और उसे कहती है कि होटल के रूम में हमें एक भी डेड बॉडी नहीं मिली, यानी जो तुमने बताया था कि तुम्हारे फ्रेंड्स की डेड बॉडीज वहाँ से मिली थी, क्योंकि ऐसे कोई इंसान थे ही नहीं, एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, और जो कुछ तुमने बताया वो सब कुछ तुम्हारी इमेजिनेशंस थी, और आज तक जो कुछ भी हुआ वो तुमने अकेले किया है, और तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता क्योंकि तुम मेडिकली फिट नहीं हो, और तुम्हें भी अपनी मदर की तरह मल्टीपल पर्सनैलिटीज डिसऑर्डर है, यानी ये एक तरह की बीमारी है, इसीलिए गवर्नमेंट का रूल है और मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो बेंजामिन कहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और अपनी मदर जैसी बीमारी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, और आपने मुझे विटनेस प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया था। तो वो डिटेक्टिव कहती है कि आई एम सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट का रूल है। फिर वो डिटेक्टिव उसे सर्वर रूम में ले जाती है और 5 मिनट का टाइम देते हुए वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास ये एक चांस है, तुम अपनी आइडेंटिटी को बदल सकते हो। अब बेंजामिन सर्वर रूम में अपनी आइडेंटिटी को बदलता नहीं बल्कि बिल्कुल ही खत्म कर देता है। इसका मतलब ये है कि बेंजामिन का कोई रिकॉर्ड, कोई पहचान नहीं है, और तो और उसका कोई वजूद भी नहीं है, वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिर वो डिटेक्टिव उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और एक जगह पर ले जाकर छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेंजामिन एक शिप पर होता है जहाँ पर उसके साथ मैक्स, उसके फ्रेंड्स और मरी भी होते हैं। असल में उस टाइम बेंजामिन ने उस डिटेक्टिव को कंट्रोल किया था और उसे ये मनवाया था कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है, यानी असल में उसने अपने दोस्तों को यानी अपने रूपों को बचाने के लिए ऐसा किया था। जी हाँ बिल्कुल, बेंजामिन को भी अपने मदर की तरह ही मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। यानी मूवी में जिसको भी हमने देखा वो बेंजामिन के रूप ही थे। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो